हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पैरासिटिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि पैरासिटिज्म होता क्या है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ह्यूमन स्कैल्प जो है वहाँ पे लाइस रहती है, ठीक है। ये जो लाइस है वो ह्यूमन स्कैल्प पे पाई जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि ये जो लाइस है उसको ह्यूमन स्कैल्प पे बैठ के वो क्या करती है, खून चूसती है। तो यहाँ पे जो लाइस है उसको फ्री में रहने का, खाने का मिल रहा है और रिप्रोडक्शन की जगह मिल रही है। जबकि ह्यूमन जो है उसको तो नेगेटिवली अफेक्ट करा ना। कैसे कि ह्यूमन के ऊपर अगर ये लाइस रहेगी तो वो ब्लड शक करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से ईचिंग होगा, वीकनेस आएगी, हार्म करेगा। यहाँ पे पैरासिटिज्म के अंदर क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है, फर्स्ट ये कि पैरासिटिज्म के अंदर एक जो है, एक ऑर्गेनिज्म जिसको प्रॉफिट होता है। कैसे प्रॉफिट हुआ, उसको फ्री में रहने की, खाने की और रिप्रोडक्शन की जगह मिली। दूसरी जो स्पीसीज है उसको नेगेटिवली अफेक्ट करा ये रिलेशनशिप। कैसे कि वो तो या तो बीमार होगा, वीक होगा, या उसको हार्म होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म को। तो पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो नेगेटिवली इस रिलेशन से अफेक्ट होता है। अब दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे समझना है वो ये है कि जिस स्पीसीज को या जिस ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट होता है को पैरासाइट कहा जाता है। यहाँ पे पैरासाइट कौन हुआ, लाइस है, वो पैरासाइट हुई। क्यों? क्योंकि उसको फ्री में रहने का मिल रहा है, खाने का मिल रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो लाइस जो है वो क्या हो गई, पैरासाइट हो गई। और वो जिसके ऊपर रह रही है और जिसको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है ये रिलेशन, उसको क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे पैरासिटिज्म जो है वो एक टाइप की रिलेशन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, उसको बेनिफिट होता है इस रिलेशन से और उसको पैरासाइट कहा जाता है। जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको ये रिलेशन नेगेटिवली अफेक्ट करता है और उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो पैरासिटिज्म है वहाँ पे क्या हमने देखा कि पैरासिटिज्म इज अ टाइप ऑफ रिलेशन जहाँ पे पैरासाइट जो है वो होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। किस किस चीज़ के लिए, फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन के लिए वो होस्ट पे डिपेंड रहता है। क्यों? क्योंकि पैरासाइट रहता ही कहाँ पे, होस्ट के ऊपर। उसमें से ही खून शक कर रहा था, ऐसा हमने लाइस के अंदर पढ़ा, ठीक है। और उसको रहने की, खाने की और रिप्रोडक्शन की प्लस मिली। अब जो होस्ट है उसको तो ये रिलेशन हार्म कर रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पैरासाइट जो है वो होस्ट को इमीडिएटली किल नहीं करता है। अब इसको अच्छे से समझो। जो पैरासाइट है उसको क्या, होस्ट चाहिए, ठीक है, रहने के लिए, खाने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। इसीलिए वो होस्ट को इमीडिएटली किल नहीं करता और उसका टारगेट ये नहीं है कि होस्ट को किल करना, ठीक है। उसका टारगेट वहाँ से न्यूट्रिशंस लेना, रिप्रोडक्शन करना, ये रहता है। बट वो अपना प्रॉफिट करता है पैरासाइट, उसकी वजह से जो होस्ट है उसको हार्म हो जाता। अगर ये लाइस जो है वो सिर पे रहेगी, ठीक है, स्कैल्प पे रहेगी, तो ऑब्वियस है ना, इंसान को ईचिंग होगी, इरिटेशन होगी और वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मेन गोल ये नहीं था पैरासाइट का कि होस्ट को किल कर देना, उसको बहुत हार्म करना, बट वो अपना बेनिफिट लेता है पैरासाइट, तो उसकी वजह से होस्ट को मतलब हार्म हो जाता है, ठीक है। तो वो इमीडिएटली किल नहीं करता है, उसको धीरे धीरे ऐसे बार बार उसको ऐसे परेशान करेगा, तो ऑब्वियस है कि धीरे धीरे केस थोड़ा ज़्यादा सीवियर होता जाएगा। नेक्स्ट, पैरासाइट जो है ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है वन वू फीड्स एट अनदर्स कॉस्ट। मतलब एक को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, एक फीड कर रहा है और दूसरे को हार्म हो रहा है। नेक्स्ट, पैरासिटिक मोड कैसा है, जिसके अंदर जो पैरासाइट है उसको फ्री की लॉन्जिंग एंड मील्स मिलता है, मतलब फ्री में रहना और खाना मिल रहा है।
अब ये पैरासिटिज्म देखा कहाँ पे जाता है, तो पैरासिटिज्म है वो टैक्सोनोमिक ग्रुप प्लांट्स से लेके हायर वर्टिब्रेट्स तक सब में देखा जाता है। पैरासिटिज्म जो है प्लांट से लेके हायर वर्टिब्रेट्स जो है वो सारे के सारे ग्रुप में पैरासिटिज्म देखा जाता है। पैरासाइट की होस्ट की या पैरासाइट और होस्ट की रिलेशन की जो स्टडी है उसको क्या बोला जाता है, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या है, पैरासाइट होस्ट और पैरासाइट होस्ट की रिलेशन की स्टडी को क्या कहा जाता है, पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज़ याद रखनी है कि पैरासाइट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं और दूसरे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट इमेज है वहाँ पे ये जो है ये टैपवर्म है, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं और वहाँ पे खाते हैं रहते हैं, ठीक है। तो टैपवर्म क्या है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, मतलब इनसाइड दी बॉडी रहते हैं। जबकि ये जो लाइस है, ठीक है, वो कहाँ पे रहती है, स्कैल्प पे रहती है, मतलब बॉडी के ऊपर रहती है। तो ये जो पैरासाइट है वो अपना बेनिफिट लेते हैं बाय लिविंग ऑन और इनसाइड दी अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब वो होस्ट की बॉडी के ऊपर या होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और होस्ट को हार्म करते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि होस्ट जो है वो पैरासाइट की कंपेयर में लार्ज साइज का होता है। ऑब्वियस है, टैपवर्म है उसकी कंपेयर में ह्यूमन कैसा होता है, बड़ा होता है साइज में, ठीक है। तो पैरासाइट की कंपेयर में होस्ट है वो लार्जर होता है। नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा हम एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से एग्जाम्पल है जो पैरासाइट के हैं। तो फर्स्ट है लाइस ऑन ह्यूमंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइस है वो क्या हुई, तो यहाँ पे लाइस जो है वो पैरासाइट हुई, ठीक है। लाइस क्या है, पैरासाइट है। क्यों, क्योंकि लाइस को प्रॉफिट हो रहा है, रहना खाना मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ह्यूमन क्या हो गया, तो ह्यूमन जो है वो होस्ट है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन के ऊपर रह रही है। तो लाइस जो है वो लिव्स ऑन स्कल्प, ठीक है, और वो क्या करती है, ह्यूमन ब्लड पे फीड करती है, जिसकी वजह से ह्यूमन को ईचिंग इरिटेशंस होती है और समटाइम्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे लाइस जो है उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो फिर लाइस क्या हुई, पैरासाइट हुई, और ह्यूमन क्या हुआ, होस्ट हुआ, जिसको क्या हो रहा है, नेगेटिवली ये रिलेशन अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है टैपवर्म इन ह्यूमंस, ठीक है। टैपवर्म जो है वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहता है। ये जो है ये टैपवर्म है, ठीक है। तो टैपवर्म है वो कहाँ पे रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। तो यहाँ पे टैपवर्म क्या हुआ, टैपवर्म को यहाँ पे फ्री में खाना और रहना मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पैरासाइट। जो ह्यूमन है उसको तो ये हार्म कर रहा है ना, वहाँ पे रह रहा है, तो यहाँ पे ह्यूमन क्या हो गया, तो ह्यूमन हो गया होस्ट। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि टैपवर्म हमारी बॉडी में आए कैसे, ठीक है। टैपवर्म हमारी बॉडी में एंटर कहाँ से हुए, तो कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है, जिसमें टैपवर्म थे वो वाला गंदा पानी पिया है, कंटामिनेटेड फूड है, अनकुक्ड फूड है, ठीक है, तो अनकुक्ड मीट है, तो उसमें से ये टैपवर्म बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। थर्ड एग्जांपल है कस्क्यूटा प्लांट। ये जो कस्क्यूटा प्लांट है वो एक टाइप का पैरासाइटिक प्लांट है। कैसे, ये जो कस्क्यूटा प्लांट है उस मोस्टली कस्क्यूटा प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होता। अगर इसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो इसके लिए इसको फूड के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो इमेज है उसको देखो, ये जो है ये कौन है, कस्क्यूटा प्लांट है, जो येलोइश टू ऑरेंज दिखते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो होस्ट प्लांट है उसके ऊपर देखो ऐसे रैप कर देते हैं। और ये जो कस्क्यूटा प्लांट है जो एक पैरासिटिक प्लांट है, वो मतलब उनके पास एक अलग स्पेशल स्ट्रक्चर होता है
दूसरे प्लांट से फूड शक करने का, न्यूट्रिशन शक करने के लिए उसके पास एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, हॉस्टोरिया कहा जाता है। ये क्या है, एक टाइप का शकिंग रूट है, ठीक है। ये वाली इमेज जो है, ये दोनों, इसको देखो कि ये यहाँ पे ऐसे रैप करके रहता है, होस्ट प्लांट को ऐसे रैप करके रहता है। और ये दूसरी इमेज देखो कि ये जो है ये होस्ट प्लांट है, ये जो है ये कॉस्क्यूटा है, तो वो यहाँ से ऐसे अपने ये स्पेशल स्ट्रक्चर से अटैच होकर न्यूट्रिशंस लेता है। नेक्स्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो दो होस्ट के अंदर रहता है, एक है मॉस्किटो और एक है ह्यूमंस, वो दोनों के अंदर रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ये याद रखना है कि जो प्लाज्मोडियम है वो अपना बेनिफिट ले रहा है, तो प्लाज्मोडियम क्या हो गया, पैरासाइट हो गया, और ह्यूमन क्या हो गया, ह्यूमन यहाँ पे होस्ट हो गया। प्लाज्मोडियम जो है उसको तुमने पढ़ लिया है पूरा मलेरिया साइकिल के अंदर, ठीक है। मलेरिया साइकिल का वीडियो ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है। नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि पैरासिटिज्म जो है वो ऐसी रिलेशन है जहाँ पे एक पैरासाइट होता है जो फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है और होस्ट को हार्म करता है या तो होस्ट को डिजीज करता है, बट होस्ट को इमीडिएटली किल नहीं करता है। दूसरा, यहाँ पे जो पैरासाइट है वो बेनिफिट लेता है, कैसे, होस्ट की बॉडी के ऊपर या होस्ट की बॉडी के अंदर रह के, गेट्स बेनिफिट, ठीक है, बाय लिविंग ऑन और इनसाइड दी होस्ट। और ये जो होस्ट है उसको क्या होता है, हार्म होता है। यहाँ पे हमने 4 एग्जाम्पल देखे थे, एक था लाइस ऑन ह्यूमंस, दूसरा है टैपवर्म इन ह्यूमंस, तीसरा है कॉस्क्यूटा ऑन प्लांट, और चौथा एग्जाम्पल देखा था प्लाज्मोडियम इन ह्यूमंस। यहाँ पे लाइस, टैपवर्म, कॉस्क्यूटा और प्लाज्मोडियम, ये जो 4 है ये क्या है, ये पैरासाइट है। और पैरासाइट है इसका मतलब क्या हुआ कि उनको ये रिलेशन से बेनिफिट मिल रहा है, जबकि ह्यूमंस और प्लांट जो है वो इस रिलेशन से नेगेटिवली अफेक्ट हुए, इसीलिए ये क्या हो गए, होस्ट हो गए, जिनको ये रिलेशन से हार्म होता है। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरासिटिज्म। उसके अंदर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वन बेनिफिट्स वन इज हार्म। मतलब ये जो रिलेशनशिप है पैरासिटिज्म, जिसके अंदर पैरासाइट जो है उसको फूड और शेल्टर मिल रहा है होस्ट के पास से, तो पैरासाइट है उसको बेनिफिट हो रहा है इस रिलेशन से। क्यों? क्योंकि उसको फूड और शेल्टर और रिप्रोडक्शन के लिए प्लेस मिल रही है, जबकि जो होस्ट है वो इस रिलेशन से नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो पैरासाइट है वो होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है फूड के लिए, ठीक है। फूड किस में से ले रहा है, तो वो फूड ले रहा है होस्ट से, तो होस्ट के न्यूट्रिशंस कम हो रहे हैं, उसकी एनर्जी लूज हो रही है, और उसकी वजह से होस्ट जो है वो या तो उसको कोई डिजीज़ होगा, वीकनेस होगी, या तो वो बीमार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक को बेनिफिट होता है और एक को हार्म होता है, जिसका एक एग्जांपल है यहाँ पे टिक, जो कि डॉग के ऊपर रहती है। यहाँ पे ये इमेज देखो कि डॉग के ऊपर एक टिक रहती है जो एक टाइप का पैरासाइट है, और उसकी वजह से डॉग जो है उसको इरिटेशन या डिजीज़ हो सकते हैं, और ये जो टिक है वो उसमें से न्यूट्रिशंस ले रही है, किस में से, डॉग में से। तो यहाँ पे टिक को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, बेनिफिट हुआ, जबकि डॉग है उसको हार्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज फिजिकल रिलेशनशिप। अगर पैरासाइट न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करना चाहता है, शक करना चाहता है होस्ट से, तो उसको होस्ट के साथ क्लोज फिजिकल रिलेशन रखना पड़ेगा, तभी ही वो होस्ट से न्यूट्रिशंस ले पाएगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है पैरासिटिज्म की, उसके अंदर एक है वन बेनिफिट्स वन इज हार्म, दूसरा है क्लोज फिजिकल रिलेशन, थर्ड है स्पेशलाइज्ड अडेप्टेशंस ऑफ पैरासाइट। स्पेशलाइज्ड अडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट के अंदर बहुत सारे हैं कि जो पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है,
तो अगर उसको होस्ट की बॉडी के ऊपर रहना है तो उसको अपने अंदर थोड़े से ऐसे टाइप के अडेप्टेशंस लाने पड़ेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो इजीली होस्ट के ऊपर डिपेंड रह सके। तो उसमें से फर्स्ट है हुक्स एंड शक्कर। ये क्या है कि अगर पैरासाइट को होस्ट की बॉडी के ऊपर रहना है तो अच्छे से ग्रिप करके पकड़ के बैठना पड़ेगा। तो उसके पास क्या होते हैं, यहाँ पे देखो ये इमेज में, ये जो है ये हुक्स है, ठीक है, ये जो ऐसे दिख रहा है ये क्या है, हुक्स है, जिसकी वजह से वो होस्ट को अच्छे से पकड़ के अटैच होकर बैठ सकता है। दूसरा है शक्कर। शक्कर क्या है कि होस्ट से न्यूट्रिशन शक करने के लिए उसके पास एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं टैप वॉर्म का। तो ये जो टैप वॉर्म, ये इमेज में देखो, ये जो टैप वॉर्म है उसमें यहाँ पे हुक्स है, ये जो है वो शक करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर है। कौन है ये, टैप वॉर्म है। नेक्स्ट दूसरा स्पेशल अडेप्टेशन क्या रहता है पैरासाइट का, तो दूसरा है फ्लैटेंड बॉडी, ठीक है, उसकी बॉडी जो है वो फ्लैट रहती है। अगर पैरासाइट जो है वो एक्टोपैरासाइट है, ध्यान से देखना, एक्टोपैरासाइट क्या होता है, एक्टोपैरासाइट मतलब ऐसा पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है, अंदर नहीं, होस्ट की बॉडी के ऊपर ऑन दी सरफेस रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एक्टोपैरासाइट कहा जाता है। जैसे कि लाइस जो कि बॉडी के ऊपर रहती है, ह्यूमन स्कल्प पे रहती हैं, तो वो उसकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट रहती है, ठीक है। तो लाइस की बॉडी कैसी होगी, फ्लैट होगी, जिसकी वजह से वो इजीली अपने आप को हाइड कर देती है होस्ट के फर, फेदर या हेयर्स के अंदर। तो स्पेशल अडेप्टेशन में एक है हुक्स, शक्कर, दूसरा है फ्लैट बॉडी, तीसरा है प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। यहाँ पे क्या है, जो एंडोपैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट मतलब ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, नहीं कि ऊपर, ठीक है। एक्टोपैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं और एंडोपैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, इनसाइड दी होस्ट बॉडी। तो यहाँ पे जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो अगर होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे समझ लो कि ये राउंड वॉर्म्स है, ठीक है, ये राउंड वॉर्म जो है वो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली पाए जाते हैं। तो यहाँ पे तो क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, तो उससे इनको हार्म हो सकता है, डैमेज हो सकता है राउंड वॉर्म्स को। तो वो क्या करते हैं, उनकी जो बॉडी रहती है उसकी जो आउटर कवरिंग रहती है वो कैसी रहती है, टफ रहती है, जिसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये एक टाइप का अडेप्टेशन हो गया उनका। नेक्स्ट है इफिशिएंट रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे इफिशिएंट रिप्रोडक्शन क्या है, जो पैरासाइट है वो लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग बनाता है। अब वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग क्यों बनाता है, उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाने के लिए और न्यू होस्ट फाइंड करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग बनाता है। नेक्स्ट है एनर्जी इफिशियंसी। एनर्जी इफिशियंसी में क्या है, देखो ये जो होस्ट है, ठीक है, उसके अंदर से ही सीधा न्यूट्रिशन लेना है पैरासाइट को, तो पैरासाइट को तो डायरेक्ट न्यूट्रिशन लेना है ना, तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो अननेसेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो पैरासाइट लूज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बच जाती है। जैसे कि टैपवॉर्म्स जो है वो सीधा ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, जो लाइस है वो सीधा ही ब्लड शक करती है, ठीक है। तो इनको, ये जो टैपवॉर्म है उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होती ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको तो डायरेक्ट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना रहता है। नेक्स्ट होस्ट मैनिपुलेशन। होस्ट मैनिपुलेशन क्या होता है कि पैरासाइट जो है वो होस्ट के ऊपर या होस्ट के अंदर रहता है, तो पैरासाइट जो है वो होस्ट के बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज कर देता है, जिसकी वजह से खुद के सर्वाइवल के, रिप्रोडक्शन के उसके चांसेस बढ़ जाए। कैसे, ये जो रेबिस वायरस है, ठीक है, वो क्या करता है, जिस एनिमल को इन्फेक्ट करता है वो एनिमल अग्रेसिव हो जाता है और सबको बाइट करने लगता है, और वो जिसको बाइट करेगा उसके अंदर ये वायरस पहुंच जाएगा। तो इससे वायरस को क्या हेल्प हुई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा होस्ट में फैल सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, होस्ट मैनिपुलेशन। होस्ट मैनिपुलेशन क्या रहता है, पैरासाइट जो है वो होस्ट के बिहेवियर में चेंज करता है अपने बेनिफिट के लिए।
कि वो ज़्यादा से ज़्यादा होस्ट के पास पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके, रिप्रोडक्शन कर सके, अपना सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा रेबीज वायरस का। तो ये जो वायरस है वो जिस एनिमल को इन्फेक्ट करता है वो एनिमल अग्रेसिव हो जाता है और उसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाइट करेगा और उसकी वजह से वायरस है उसको स्प्रेड होने में हेल्प होगी। तो ऐसे अलग अलग टाइप के अडेप्टेशंस पैरासाइट दिखाता है जिसकी वजह से वो अच्छे से होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर सके। अब यहाँ पे प्लांट्स के अंदर भी ऐसे अडेप्टेशंस होते हैं, मतलब जो पैरासाइटिक प्लांट्स है, ऐसे प्लांट्स जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो ऐसे जो पैरासिटिक प्लांट्स है जिसके अंदर हमने एक देखा कस्क्यूटा, ठीक है, तो वो भी तो अपने अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल अडेप्टेशंस लाते हैं ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके होस्ट पे। इसके अंदर पहला है होस्टोरिया, जो एक स्पेशल टाइप का फीडिंग स्ट्रक्चर है जो हमने देखा था कस्क्यूटा में, कि जिसकी वजह से वो इजीली होस्ट प्लांट है, जिस प्लांट के ऊपर कस्क्यूटा प्लांट रह रहा है उसमें से इजीली न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा है लेक ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर उसको डायरेक्टली न्यूट्रिशन लेना है, ठीक है, होस्ट की बॉडी के ऊपर से, तो उसको फोटोसिंथेसिस करने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, ठीक है। तो कस्क्यूटा जो है उसके मोस्टली उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है और वो एंटायरली डिपेंड रहता है न्यूट्रिशंस के लिए किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर। नॉट इमीडिएटली किल दी होस्ट, जो हमने आगे देखा था कि पैरासाइट जो है उसका मेन टारगेट ये नहीं है कि होस्ट को किल करना, ठीक है। अगर वो होस्ट को किल कर रहा है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस भी कम हो जाते। पैरासाइट है वो अपने बेनिफिट के लिए जो भी चीज़ करता है, हो सकता है वो चीज़ होस्ट को हार्म करे, होस्ट को बीमार कर दे या तो कोई डिजीज़ कर दे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। जैसे कि मलेरिया कोज करने वाला जो प्लाज्मोडियम है वो लंबे टाइम तक ह्यूमन बॉडी में रहता है, रेड ब्लड सेल्स में रहता है, ठीक है, तो कब और बाद में जब उसको स्प्रेड होना होता है तो रेड ब्लड सेल्स जो है उसको वो बस्ट कर देता है, उसकी वजह से होस्ट को फीवर, चिल्स ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं। तो यहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए प्लाज्मोडियम ने करा जो कि ह्यूमन के लिए, मतलब कि अपने होस्ट के लिए वो ऐसे नेगेटिव अफेक्ट हुआ। और बहुत गंदे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि होस्ट को सीरियस इलनेस हो जाए या तो होस्ट की डेथ भी हो सकती है। होस्ट पैरासाइट कोइवोल्यूशन क्या है? अगर होस्ट जो है वो अपने अंदर ऐसी स्पेशल मैकेनिज्म कर दे कि वो रिजेक्ट करने लगे पैरासाइट को, तो पैरासाइट को तो नुकसान जाएगा ना। तो सामने पैरासाइट भी ऐसी मैकेनिज्म लाएगा, ऐसे मैकेनिज्म को अडॉप्ट करेगा जिसकी वजह से उसके होस्ट के ऊपर सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाए। इन शॉर्ट, अगर होस्ट जो है वो अपने अंदर चेंजेस कर रहा है जिसकी वजह से वो पैरासाइट से बच जाए, तो पैरासाइट भी अपने अंदर ऐसे चेंजेस करेगा जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुली होस्ट के ऊपर रह सके। तो अभी तक हमने क्या देखा? कैरेक्टरिस्टिक देखी, जिसके अंदर ये देखा कि एक थी वन बेनिफिट वन हार्म, जिसके अंदर एक को फ़ायदा होता है और एक को लॉस जाता है। बेनिफिट किसको होता है? पैरासाइट को, और हार्म किसको होता है? होस्ट को। दूसरा देखा क्लोज फिजिकल रिलेशनशिप, मतलब पैरासाइट जो है वो होस्ट के साथ क्लोज फिजिकल रिलेशन बना के रहता है, तभी तो वो न्यूट्रिशंस ले पाएगा। और देखा स्पेशलाइज्ड अडेप्टेशन, कि पैरासाइट अपने अंदर स्पेशल अडेप्टेशंस लाता है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुली होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर सके, जिसके अंदर फर्स्ट था हुक्स और शॉकर, दूसरा था फ्लैट बॉडी, तीसरा प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, नेक्स्ट इफिशिएंट रिप्रोडक्शन, फिर एनर्जी इफिशिएंसी और होस्ट मैनिपुलेशन। उसके बाद हमने प्लांट के अडेप्टेशंस भी देखे थे जिसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर था और एक था कि फोटोसिंथेसिस नहीं करे। क्यों? फोटोसिंथेसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने अंदर क्लोरोफिल ही नहीं रखेगा क्योंकि वो तो पूरा डिपेंड है न्यूट्रिशंस के लिए होस्ट प्लांट के ऊपर। नॉट इमीडिएटली किल दी होस्ट, और लास्ट था होस्ट पैरासाइट कोइवोल्यूशन।
ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पैरासाइट। अगर पैरासाइट्स को हैबिटेट के बेसिस पे डिवाइड करा जाए तो देर इज़ टू टाइप ऑफ पैरासाइट, वन इज़ एंडोपैरासाइट एंड अदर वन इज़ एक्टोपैरासाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट होते क्या है। तो एक्टो का मतलब होता है एक्सटर्नल और एंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो एक्टोपैरासाइट मतलब ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं। पैरासाइट लिव ऑन दी सरफेस ऑफ होस्ट, तो उसको बोला जाता है एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट, पैरासाइट लिव विद इन दी होस्ट। अगर पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है तो उसको कहा जाता है एंडोपैरासाइट। यहाँ पे दो इमेज है। ये जो फर्स्ट है उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो टैपवर्म्स रहता है, ठीक है, एज अ पैरासाइट होते हैं, वो है। तो ये जो है ये एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वो होस्ट की बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। जो दूसरा जो इमेज है वो है एक्टोपैरासाइट का, जिसके अंदर लाइस है जो ह्यूमन हेयर के ऊपर रहती है, मतलब स्कल्प पे रहती है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल हुआ। आगे देखते हैं, एक्टोपैरासाइट किसको कहा जाता है? लिव्स ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट। ठीक है, होस्ट की स्किन या फर फेदर वहाँ पे रहे तो वो हो गए एक्टोपैरासाइट। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं लाइस, टिक्स, ठीक है, और एक्टोपैरासाइटिक कोपेपॉड्स। ये रहा कोपेपॉड का इमेज। नेक्स्ट, अगर एक्टोपैरासाइट है तो इट्स ऑब्वियस है वो बॉडी के ऊपर रहते हैं। होस्ट की बॉडी के सरफेस पे रहने की वजह से वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज रहते हैं और वो सरफेस पे रहते हैं, मतलब स्किन पे, और ऐसे रहने की वजह से वो होस्ट को इरिटेशन, ईचिंग और कभी कभी डिजीज ट्रांसमिशन का काम करते हैं। अब एक्टोपैरासाइट के स्पेशल अडेप्टेशंस क्या है? तो उनको बॉडी के ऊपर रहना है, ठीक है, इसकी वजह से उसको अच्छे से अटैच होकर रहना पड़ेगा। जैसे लाइस है, उसको अच्छे से अटैच होकर रहना है, तो उसके लिए उनके पास क्या है? क्लोज है। क्लोज क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है? क्लोज है। और उनकी जो बॉडी होती है एक्टोपैरासाइट की, वो मोस्टली कैसी रहती है? फ्लैट रहती है, ताकि वो हिडन रह सके, छुप के रह सके सरफेस पे। नेक्स्ट है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट किसको बोला जाता है? कि वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, तो ऐसे पैरासाइट को एंडोपैरासाइट कहा जाता है। कहाँ पे रहते हैं? होस्ट के ब्लड में, टिश्यू में, या तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं प्लाज्मोडियम और टैपवर्म्स। अब एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रहते हैं, इसीलिए वो बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड होते हैं और वो होस्ट की बॉडी के अंदर डैमेज कोज करते हैं, इंटरनल डैमेज कोज करते हैं। नेक्स्ट है एंडोपैरासाइट के पास स्पेशल अडेप्टेशंस क्या होते हैं? तो अगर उनको होस्ट की बॉडी के अंदर रहना है, फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन में रहना है, तो वहाँ पे क्या होंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। तो अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे तो उससे ये जो एंडोपैरासाइट है वो अपने आप को डैमेज से बचाने के लिए उनकी जो आउटर कवरिंग रहती है पैरासाइट की, वो कैसी होगी? टफ रहेगी। तो एक तो ये स्पेशल उनका अडेप्टेशन है। दूसरा है कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि शक्कर। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एंडोपैरासाइट की लाइफ साइकिल जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है। एक्टोपैरासाइट की कंपेयर में एंडोपैरासाइट की लाइफ साइकिल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ पे एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट का डिफरेंस दिया है, जिसके आईएमपी पॉइंट्स में है कि एक्टोपैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट की सरफेस पे रहते हैं और जो एंडोपैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट रहते हैं। नेक्स्ट, एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के सरफेस पे रहते हैं, जैसे कि लाइस, टिक्स, कस्क्यूटा प्लांट। और एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल में टैपवर्म्स, राउंडवर्म और प्लाज्मोडियम ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक्टोपैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, तो कहाँ पे रहते? स्किन पे या तो फेदर्स है वहाँ पे अटैच रहते हैं। दूसरा, एंडोपैरासाइट जो है वो इंटरनल टिश्यू, ऑर्गन या तो ब्लड में रहता है होस्ट के।
नेक्स्ट दूसरा एमपी पॉइंट ये भी ले सकते हैं कि स्पेशल अडेप्टेशंस क्या है। तो एक्टोपैरासाइट को सरफेस पे रहने के लिए क्लोज चाहिए, अटैचमेंट के लिए हुक्स चाहिए, शक्कर होते हैं जिससे वो न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं होस्ट के। नेक्स्ट एंडोपैरासाइट के पास स्पेशल अडेप्टेशंस है कि उनको डाइजेस्टिव एंजाइम से बच के रहना है, होस्ट की इम्यून सिस्टम से बच के रहना है। उसकी वजह से उनकी जो आउटर लेयर्स होती है पैरासाइट की वो ऐसे मटेरियल की बनी होती है और ज़्यादा टफ रहती है, और स्पेशल फीडिंग स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट एक्टोपैरासाइट जो है वो स्किन पे रहते हैं, फर्स पे या फेदर में रहते हैं, जिसकी वजह से स्किन पे इरिटेशन, वॉन्ड्स या तो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और जो टिक्स है वो सरफेस पे रह के, लाइस और टिक्स जो है वो सरफेस पे रह के ब्लड शक करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होता है होस्ट का। नेक्स्ट एंडोपैरासाइट जो है वो बॉडी के अंदर रहते हैं, तो वो ऑर्गन डैमेज करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉकेज करते हैं और सीवियर डिजीज भी कॉज कर सकते हैं, जैसे कि मलेरिया, जो कौन करता है, प्लाज्मोडियम करता है। नेक्स्ट एक्टोपैरासाइट बॉडी के ऊपर रहते हैं, इसलिए उनको इजीली डिटेक्ट करा जा सकता है, जबकि एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रहते हैं, जिसको डिटेक्ट करना हार्ड है। ट्रांसमिशन देखें तो एक्टोपैरासाइट जो है वो जंप करके एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जा सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से जा सकते हैं, जबकि एंडोपैरासाइट है वो कंटामिनेटेड फूड, वाटर, इंसेक्ट बाइट से एक में से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ओके, बेस्ड ऑन हैबिटेट हमने एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट देखा। अब होस्ट डिपेंडेंसी के ऊपर से भी पैरासाइट के दो टाइप है, एक है ऑब्लिगेट पैरासाइट और एक है फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट किसको कहा जाता है? ऐसे पैरासाइट जिसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट चाहिए ही चाहिए, मतलब होस्ट नहीं होगा तो वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट विच रिक्वायर द बॉडीज ऑफ देयर होस्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव, उसको सर्वाइव करने के लिए होस्ट रिक्वायर्ड होता है। कंप्लीटली डिपेंड ऑन दी होस्ट, वो होस्ट पे कंप्लीटली डिपेंड होते हैं एंड कैन नॉट कंप्लीट दिस लाइफ साइकिल विदाउट अप्रोप्रिएट होस्ट, उसको होस्ट चाहिए ही चाहिए। ऐसा पैरासाइट जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता विदाउट होस्ट, तो उनको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। और ये पैरासाइट सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए होस्ट पे एंटायरली डिपेंड रहता है। अब उसको तो होस्ट चाहिए ही चाहिए, तो होस्ट की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उनसे वो बचने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करता है, क्योंकि होस्ट के बगैर तो उसका काम नहीं होने वाला। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल में रेफ्लेशिया ले सकते हैं। ये एक पैरासिटिक प्लांट है जिसके अंदर क्लोरोफिल और रूट एब्सेंट रहते हैं, तो कम्प्लीटली डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशंस के लिए किसके ऊपर? होस्ट के ऊपर। दूसरा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम स्पीसीज, जो कि मलेरिया कोज करती है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन एंड मॉस्किटो चाहिए ही रहते हैं। विदाउट ह्यूमन एंड मॉस्किटो ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है, मतलब वो रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड करता है किसके ऊपर? ह्यूमन के ऊपर और मॉस्किटो के ऊपर। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट किसको कहा जाता है? जो होस्ट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड रहते हैं, होस्ट के बगैर उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं फैकल्टेटिव पैरासिटिज्म। फैकल्टेटिव पैरासिटिज्म किसको बोलते हैं? कि अगर उसको होस्ट मिला तो वो एज अ पैरासाइट उसके ऊपर रहेंगे, अगर उसको होस्ट नहीं मिलता है तो वो इंडिपेंडेंटली भी अब सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अपनी लाइफ साइकिल ख़त्म करने के लिए होस्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पैरासाइट डू नॉट रिक्वायर द बॉडी ऑफ देयर होस्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको चाहिए होस्ट, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये पैरासाइट इंडिपेंडेंटली भी सर्वाइव कर सकता है, बट सर्टेन कंडीशन में वो पैरासाइट की तरह बिहेव करता
है। अगर उसको होस्ट नहीं मिलता है तो भी वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि थ्रेड वर्म जो है वो सॉइल में रहता है, अगर उसको ह्यूमन मिला, ठीक है, ह्यूमन के कांटेक्ट में आया तो ह्यूमन के अंदर वो इंटेस्टाइन में रहेगा, ठीक है, एज अ पैरासाइट। बट अगर नहीं मिला तो वो सॉइल में भी रह सकता है। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पैरासाइट में हमने हैबिटेट के बेसिस पे देखा, जिसके अंदर एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट देखा। एंडो जो बॉडी के इनसाइड रहते हैं ऐसे पैरासाइट, और एक्टोपैरासाइट मतलब ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के आउटर सरफेस पे रहते हैं। फिर होस्ट डिपेंडेंसी पे दो देखे, ओब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट मतलब ऐसा पैरासाइट जिसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट रिक्वायर्ड है, और फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब ऐसे पैरासाइट जो विदाउट होस्ट भी अपनी लाइफ साइकिल ख़त्म कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। नंबर ऑफ होस्ट इन लाइफ साइकिल के बेसिस पे डिवाइड करने जाए तो दो टाइप के पैरासाइट हो सकते हैं, मोनोजेनेटिक पैरासाइट और डाइजेनेटिक पैरासाइट। अब फर्स्ट देखते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट। मोनोजेनेटिक पैरासाइट किसको कहा जाता है? ऐसा पैरासाइट जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट के अंदर कंप्लीट कर सके, ऐसे पैरासाइट को मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहा जाता है। उसको कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब ऐसा पैरासाइट जो अपनी लाइफ के सारे स्टेजेस सिंगल होस्ट के अंदर कंप्लीट कर सकता है, तो ऐसे पैरासाइट को मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक होस्ट है, ये पैरासाइट है, ये पैरासाइट इस होस्ट को इन्फेक्ट करता है, फिर इसी होस्ट के अंदर वो अपनी लाइफ के सारे स्टेजेस कंप्लीट कर सकता है। उसको दूसरी स्पीसीज़ के कोई दूसरे होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ऐसे पैरासाइट जिसको दूसरे स्पीसीज़ के होस्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये एक ही होस्ट के अंदर वो अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट कर सकता है, अपनी लाइफ के सारे स्टेजेस कंप्लीट कर सकता है, तो ऐसे पैरासाइट को क्या कहा जाता है? मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहा जाता है। जिसका एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म। जो राउंड वॉर्म है वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, और ह्यूमन के अंदर ही वो अपनी लाइफ के सारे स्टेजेस कंप्लीट कर सकता है, जैसे कि एग, लार्वा, एडल्ट, ये सारे के सारे स्टेजेस वो विद इन ह्यूमन बॉडी ही कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट है डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाइजेनेटिक पैरासाइट किसको कहा जाता है? ऐसे पैरासाइट जिसको 2 डिफरेंट होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें से एक होस्ट होता है जिसको डेफिनेटिव होस्ट कहा जाता है, और दूसरा होस्ट जो होता है उसको इंटरमीडिएट होस्ट कहा जाता है। डेफिनेटिव होस्ट को प्राइमरी होस्ट भी कहा जाता है, और इंटरमीडिएट होस्ट को सेकेंडरी होस्ट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि प्राइमरी होस्ट जो है, जिसको डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं, वो क्या होता है? तो प्राइमरी होस्ट मतलब जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। और इंटरमीडिएट होस्ट जहाँ पे पैरासाइट जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। प्राइमरी होस्ट जिसके अंदर पैरासाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और इंटरमीडिएट होस्ट जहाँ पे पैरासाइट है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और ये जो प्राइमरी होस्ट है वहाँ पे क्या होता है? तो प्राइमरी होस्ट उसका मैच्योरिटी तक का स्टेज होता है, ठीक है, वो मैच्योरिटी तक पहुँच चुका होता है। जबकि सेकेंडरी पैरासाइट जो है, जिसको इंटरमीडिएट पैरासाइट भी कहा जाता है, वहाँ पे वो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, ठीक है, और सेक्सुअली इमेच्योर होता है। मतलब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। डाइजेनेटिक पैरासाइट किसको बोलते हैं? जिसको अपनी लाइफ साइकिल ख़त्म करने के लिए डिफरेंट होस्ट चाहिए। एक है प्राइमरी होस्ट, एक है सेकेंडरी होस्ट। नेक्स्ट, और हर एक होस्ट के अंदर वो अपनी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस कंप्लीट करता है। यहाँ पे हम इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कोज करता है, ठीक है, उसका जो प्राइमरी होस्ट है, डेफिनेटिव होस्ट है, वो है एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जहाँ पे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और अगर इंटरमीडिएट होस्ट देखने जाए तो वो है ह्यूमन, जहाँ पे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता
है। ट्रांसमिशन की बेसिस पे अगर हम डिवाइड करते हैं पैरासाइट को, तो उसमें डायरेक्टली ट्रांसमिटेड पैरासाइट और वेक्टर ट्रांसमिटेड पैरासाइट आते हैं। फर्स्ट है डायरेक्टली ट्रांसमिटेड पैरासाइट। ऐसे पैरासाइट जिसको वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली एक में से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो ऐसे पैरासाइट को डायरेक्टली ट्रांसमिटेड पैरासाइट कहा जाता है। एक में से दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट से, मतलब कि जैसे कि हम ले सकते हैं कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर है, जब वो ह्यूमन कंज्यूम करता है तो पैरासाइट उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। तो यहाँ पे मॉस्किटो या ऐसे कोई ब्लड शकिंग इंसेक्ट या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो इनको कहा जाता है डायरेक्टली ट्रांसमिटेड पैरासाइट, जिसका एग्जांपल है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ये जो है ये एक पैरासाइट है और ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से एक इंसान से दूसरे इंसान में पास हो सकता है, तो यहाँ पे कोई वेक्टर की ज़रूरत नहीं होती। तो डायरेक्टली ट्रांसमिटेड पैरासाइट आर दोज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर विदाउट द नीड ऑफ वेक्टर। वेक्टर की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है और दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे दूसरा जो है वो है वेक्टर ट्रांसमिटेड पैरासाइट। वेक्टर ट्रांसमिटेड पैरासाइट किसको कहा जाता है? ऐसे पैरासाइट जिसको एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र होने के लिए वेक्टर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मॉस्किटो है, टिक है, फ्लाइज है, तो ये क्या करती है, पैरासाइट को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में स्प्रेड करती है। कैसे? जैसे कि मलेरिया डिजीज़ है, ठीक है, मलेरिया कौन करता है? प्लाज्मोडियम करता है। तो प्लाज्मोडियम जो है को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कौन लेके जाता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो यहाँ पे जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो क्या हुआ? वेक्टर हुआ। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर शक करती है, ठीक है, उसके ऊपर फीड करती है, तो ये जो पैरासाइट है वो मॉस्किटो के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। जब मॉस्किटो दूसरे पर्सन जो कि इन्फेक्टेड नहीं है उसके अंदर अगर फीड करता है, फिर ये उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे पैरासाइट को एक जगह से दूसरी जगह या तो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है? वेक्टर करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वेक्टर ट्रांसमिटेड पैरासाइट। वेक्टर के एग्जाम्पल कौन है? मॉस्किटो, टिक्स एंड फ्लाइज। नेक्स्ट है ब्रूड पैरासिटिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है तो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये नेस्ट है, ठीक है, ये क्रो का नेस्ट है, ऐसा समझ लो। यहाँ पे उसने अपने एग रखे हैं। अब कोई रीज़न की वजह से क्रो है वो टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए अपने नेस्ट से दूर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रो है वो अपने नेस्ट से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोयल इस मौके का फ़ायदा उठाएगी और जो कुक है, कुक मतलब कोयल, वो यहाँ पे आके अपना जो एग है वो रख देगी। कहाँ पे? क्रो के नेस्ट में। अब जब फीमेल क्रो आके इस अंडे को इंक्यूबेट करेगी तो ये सारे के साथ वो जो कोयल का एग है उसको भी इंक्यूबेट कर देगी। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा बहुत सिमिलर दिखता होगा, इसीलिए उसको पता लगने वाला नहीं है। अब इसमें से जब बच्चे निकलेंगे, ठीक है, तो उन सबको फीड भी करवाएगी, साथ में ये कोयल का जो बच्चा है उसको भी फीड करवाएगी। तो यहाँ पे ब्रूड पैरासिटिज्म में होता क्या है, तो यहाँ पे जो कोयल है वो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच गई। तो यहाँ पे दो होते हैं, एक पैरासाइट होता है, एक होस्ट होता है। तो यहाँ पे जो क्रो है वो क्या है? होस्ट है। जो कुक है, कोयल है, वो क्या है? पैरासाइट है। तो ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का पैरासिटिज्म है जहाँ पे पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पैरासाइट बच जाता है। उसको ना ही एक को इंक्यूबेट करना पड़ता है और ना ही बच्चे को फीड करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्रो की ज़्यादा एनर्जी वेस्ट जा रही है, ठीक है, यूज़ हो रही है, जबकि जो कोयल है उसकी एनर्जी बच जाएगी, ठीक है, जिस एनर्जी का यूज़ वो दूसरे बच्चे करने में या तो खाना फाइंड करने में, फूड फाइंड करने में यूज़ करती है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं
कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है ब्रूड पैरासिटिज्म के। तो ब्रूड पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल में बर्ड्स, इंसेक्ट और फिश आएगी। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर इवोल्यूशन होता है और जो होस्ट है उसके एग में मतलब साइज और कलर में चेंज हो रहा है, तो पैरासाइट को भी अपने एग की साइज और कलर में चेंज करने पड़ेंगे, वरना तो क्या होगा, वो एग रख के आएगा तो फिर पहचान लेगा ना होस्ट की ये उसका एग नहीं है। तो फिर होस्ट के एग में चेंज होता है साइज और कलर में, तो पैरासाइट को भी अपने एग की साइज और कलर में चेंज करना पड़ेगा ताकि वो डिटेक्शन से बच जाए। नेक्स्ट चीज़ अगर हम यहाँ पे देखने जाएं तो जो पैरासिटिक पेरेंट था, ठीक है, उसकी जो एनर्जी बच गई है उस एनर्जी का यूज़ वो कहाँ पे करेगा, फूड फाइंड करने में या न्यू ऑफस्प्रिंग बनाने में करेगा। और होस्ट जो है उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा, एक कुक और क्रो का एग्जाम्पल देखा। एक चीज़ और कि यहाँ पे ये इमेज है उनको देखो, यहाँ पे देखो कि ये फर्स्ट इमेज है, उनके अंदर ये जो सारे के सारे होस्ट के एग है उससे देखो ये पैरासाइट का एग थोड़ा रिसेंबल होता है, मैच दिखता है, ठीक है। दूसरे में देखो तो यहाँ पे जो होस्ट का एग है उसके साथ पैरासाइट का एग कैसा दिखने लगता है, थोड़ा सिमिलर होता है, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। यहाँ पे ये जो है ये पैरासाइट का एग है, ठीक है। तो पैरासाइट का जो एग है वो थोड़ा बहुत होस्ट के एग से सिमिलर दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रूड पैरासिटिज्म वर्क कैसे करता है। तो पैरासाइट है वो पहले तो एक होस्ट फाइंड करता है, सूटेबल होस्ट, जहाँ पे उसके एग होस्ट के एग से सिमिलर दिखते हो, जिसकी वजह से डिटेक्शन ना हो सके। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जब ये देखो ये क्रो का जो नेस्ट है वो है, यहाँ पे क्रो ने अपने एग रखे हुए हैं, ठीक है। तो जो कोयल जब अपना एग रखने आएगी ना, तो अगर उसको पता लगा कि यहाँ पे जगह नहीं है तो वो कोई भी इसमें से क्रो के एक अंडे को नीचे गिरा देगी, ठीक है, और वो अपना अंडा वहाँ पे रख देगी। तो वो एक होस्ट के एग को रिमूव करके अपने खुद के एग के लिए एक रूम बना देती है। अब यहाँ पे होस्ट जो है वो अननोइंगली, उसको पता भी नहीं होता, और वो सारे एग के साथ पैरासाइट का जो एग है उसको भी इंक्यूबेट कर देता है। नेक्स्ट, ब्रूड पैरासिटिज्म के अडेप्टेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है एग मिमिक्री। तो पैरासाइट का एग कलर, साइज, पैटर्न सब में कैसा होना चाहिए, होस्ट के एग जैसा होना चाहिए, तो ही तो चांसेस कम है ना कि होस्ट उसको नोटिस करे, ठीक है। तो ये पहला है कि ब्रूड पैरासिटिज्म में पैरासाइट का जो एग है वो होस्ट के एग से सिमिलर दिखता है। दूसरा है अर्ली हैचिंग। यहाँ पे क्या है कि जब इंक्यूबेशन होता है, ठीक है, तो जो होस्ट के एग है उसकी कंपेयर में जो पैरासाइट का एग है उसमें से बच्चा पहले निकल जाएगा, ठीक है। तो उसको स्टार्टअप ही अच्छा मिला ना, उसकी स्टार्टिंग ही अच्छी होगी, ठीक है, तो फटफट बाहर आएगा और वो स्टार्टिंग से ही ज़्यादा अग्रेसिव होता है उसका बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट, रैपिड एग लेइंग। अब यहाँ पे जब क्रो है वो बाहर है, ठीक है, फीमेल क्रो बाहर गई है या कोई है नहीं नेस्ट में, तब जाके कोयल अपना एग रखती है, ठीक है। तो उसको फटफट अपना एग रख के क्विकली वहाँ से निकल जाना है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल है, काऊ बर्ड जो है वो क्या 30 सेकेंड से कम टाइम में एग रख देती है, ठीक है। तो ऑब्वियस है उनको डिटेक्ट नहीं होना है ना, फटफट एग रख के चले जाना है। नेक्स्ट, अग्रेसिव चिक्स। जो पैरासाइट है उसके जो बच्चे होते हैं वो बहुत अग्रेसिव और लार्जर होते हैं होस्ट के बच्चे से, और तुरंत वो हैचिंग से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ फूड जो है वो खुद ले लेते हैं, और होस्ट जो है, होस्ट के जो बच्चे हैं उनके पास इतना फूड वगैरह नहीं जाने देते हैं। नेक्स्ट है होस्ट डिफेंस। होस्ट को भी अपने बचाव के लिए कुछ तो मिला होगा ना डिफेंस के लिए। तो फर्स्ट है एग रिकग्निशन एंड रिजेक्शन। जो होस्ट है वो पैरासाइट के एग को रिकग्नाइज कर लेता है
और उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करके उसको बाहर निकाल देता है अगर उसको पता लग गया तो कि ये अपना अंडा नहीं है। नेक्स्ट है नेस्ट गार्डिंग। यहाँ पे क्या है कि जो बर्ड होता है वो अग्रेसिवली अपने नेस्ट का ध्यान रखता है कि कोई पैरासाइट आके अंडे यहाँ पे रख के ना जाए। वो बहुत प्रोटेक्ट करता है अपने नेस्ट को। नेक्स्ट है ह्यूमन लीवर फ्लूक इज अ पैरासिटिक फ्लैटवर्म दैट रिक्वायर 2 इंटरमीडिएट होस्ट एंड 1 डेफिनेटिव होस्ट टू कंप्लीट देयर कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। तो इसको समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। जो लीवर फ्लूक है वो एक पैरासिटिक फ्लैटवर्म है, ठीक है, और उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 टाइप के होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। एक इंटरमीडिएट होस्ट भी रिक्वायर्ड होता है और एक डेफिनेटिव होस्ट भी रिक्वायर्ड होता है। तो पहले तो ये देखते हैं इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है और डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है। तो इंटरमीडिएट होस्ट उसको बोला जाता है जहाँ पे पैरासाइट टेम्पररी रहता है और अपनी लाइफ के स्टेजेस कंप्लीट करता है, बट वहाँ पे वो सेक्सुअली मैच्योरिटी पे नहीं पहुँचता। और डेफिनेटिव होस्ट उसको कहा जाता है जहाँ पे पैरासाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इन शॉर्ट, डेफिनेटिव होस्ट के अंदर पैरासाइट अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है और इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है उसके अंदर अपनी लाइफ के थोड़े बहुत स्टेजेस कंप्लीट करता है। तो ये जो लीवर फ्लूक है उसको 2 इंटरमीडिएट होस्ट और एक ह्यूमन जो कि एक डेफिनेटिव होस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है अपनी लाइफ साइकिल ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे इसको अच्छे से समझते हैं। ये ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर क्या करेगा, तो लीवर फ्लूक जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे करेगा, लीवर के अंदर करेगा। लीवर के अंदर बाइल डक्ट में उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा और एग लाई करे, ठीक है। अब ये जो एग है वो ह्यूमन वेस्ट रिलीज होगा बॉडी के बाहर, तो उसके साथ साथ ये जो एग है वो भी बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएंगे और ये जो एग है वो पानी में जाएंगे, पानी में वो लार्वा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और लार्वा फॉर्म में जब एंटर हो जाएंगे उसके बाद वो पानी में स्नेल को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। स्नेल उसका फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है। अब स्नेल के अंदर जाके अपनी लाइफ के थोड़े बहुत स्टेजेस वो कंप्लीट करता है, कौन, लीवर फ्लूक। और लास्ट में जब वो सर्केरिया फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी लाइफ का एक स्टेज है, उस फॉर्म में आ जाता है, उसके बाद वो स्नेल से निकल के फिश को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो फिश है वो उसका सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट है। अब फिश के अंदर जाने के बाद वो मेटासर्केरिया फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो कि एक इनएक्टिव स्टेज है। और जब इंसान इस फिश को खाता है तब वो जो फिश के अंदर ये जो लीवर फ्लूक का इनएक्टिव स्टेज है मेटासर्केरिया, वो वापस से किसके अंदर आ जाता है, ह्यूमन के अंदर एंटर हो जाता है। वापस से ह्यूमन के अंदर जाने के बाद वो एक्टिव हो जाता है और ह्यूमन उसका डेफिनेटिव होस्ट है और डेफिनेटिव होस्ट के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो लीवर फ्लूक वापस से ह्यूमन के अंदर एंटर होके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेम साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, डेफिनेटिव होस्ट कौन है, ह्यूमन है, जहाँ पे लीवर फ्लूक क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। फिर एग बन रहे हैं, ये जो एग है वो ह्यूमन वेस्ट के साथ बॉडी के बाहर रिलीज हो जाते हैं, पानी के थ्रू वो ट्रांसफ़र होते हैं और स्नेल को इन्फेक्ट करते हैं। स्नेल उसका फर्स्ट होस्ट है, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है। स्नेल के अंदर वो अपनी लाइफ के कुछ स्टेजेस है उसको पास करता है, ठीक है, कुछ स्टेजेस कंप्लीट कर देता है वहाँ पे। और जो लास्ट स्टेज होता है स्नेल के अंदर वो है सर्केरिया, ठीक है। तो इसीलिए उसको इंटरमीडिएट होस्ट बोला है। क्यों, क्योंकि लाइफ के कोई कोई स्टेज वो उधर कंप्लीट करता है, वहाँ पे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल नहीं कर सकता, प्लस वो सेक्सुअली इमेच्योर होता है जब वो इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर होता है तब। और यहाँ पे फिश का काम क्या है, फिश यहाँ पे उसका सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैरियर का काम करती है फिश, कि उसको वापस से ह्यूमन के अंदर एंटर करवाने में हेल्प करती है।
अब इसको एक के बाद एक देखते हैं कि जो लीवर फ्लूक है वो एक फ्लैटवर्म है जिसको 2 इंटरमीडिएट होस्ट और एक डेफिनेटिव होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, जिसका प्राइमरी होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी होस्ट, और डेफिनेटिव होस्ट को क्या बोला जाता है, प्राइमरी होस्ट कहा जाता है। तो लीवर फ्लूक जो है वो बाइल डक्ट है ह्यूमन लीवर का, वहाँ पे रहता है, मेच्योर होता है, रिप्रोडक्शन करता है, एग सिक्रीट करता है, ठीक है। एग जो है वो ह्यूमन वेस्ट के थ्रू वाटर के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ से उसकी साइकिल स्टार्ट होती है। फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, स्नेल है। स्नेल जो है वहाँ पे क्या होता है, जब वो लार्वा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पैरासाइट, मतलब कि लीवर फ्लूक है वो लार्वा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो स्नेल को इन्फेक्ट करता है और स्नेल के अंदर वो सेवेरल डेवलपमेंटल स्टेजेस से पास होता है और जब सर्केरिया स्टेज पे वो पहुंचता है तब वो स्नेल में से बाहर आ जाता है और बाद में वो क्या करता है, सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट जो है उसका, जिसको हम फिश कहते हैं, ठीक है, तो फिश के अंदर जाता है, फिश को स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करता है या तो मसल्स के थ्रू पेनिट्रेट करके अंदर जाता है और वहाँ पे एक इनएक्टिव स्टेज में रहता है जिसको बोलते हैं मेटासर्केरिया। और उसके बाद वो वहाँ से जब ह्यूमन जो है वो फ़िश को खाता है, जो कि अनकुक्ड फ़िश है या रो फिश है, उसको खाता है, तब ये किसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया, ह्यूमन के अंदर। अब वो किसको इन्फेक्ट कर रहा है, ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है और ह्यूमन से वापस से वही की वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू बिलीव दैट आइडियल पैरासाइट should be able to thrive within the host without harming it? Then why didn't natural selection lead to the evolution of such a totally harmless parasite? ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आइडियल पैरासाइट हो तो वो होस्ट को हार्म करे बगैर न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन करे, तो क्या नेचुरल सिलेक्शन धीरे धीरे इवोल्यूशन हो के ऐसे टोटली हार्मलेस पैरासाइट्स नहीं बन सकते? क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन से मतलब इवोल्यूशन हो के आगे जाके टोटली हार्मलेस पैरासाइट्स नहीं बन सकते, क्योंकि वही तो आइडियल पैरासाइट है ना कि वो हार्म नहीं करते होस्ट को ऐसे, ठीक है। तो इसका आंसर है नहीं, आगे जाके भी इवोल्यूशन से हार्मलेस पैरासाइट बनाना कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है। इवोल्यूशन से भी कंप्लीटली हार्मलेस पैरासाइट्स नहीं बन सकते। क्यों? तो उसके कुछ रीजंस है। तो फर्स्ट है, पैरासाइट नीड रिसोर्सेज टू सर्वाइव। पैरासाइट है वो होस्ट के ऊपर या होस्ट के अंदर रह के न्यूट्रिशंस लेता है, ठीक है। तो उसको न्यूट्रिशंस के लिए, शेल्टर के लिए और रिप्रोडक्शन के पर्पस से होस्ट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो अब अगर वो होस्ट को, उसका मेन गोल ये नहीं है कि होस्ट को हार्म करना, बट वो अपने न्यूट्रिशन लेता है, रिप्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली होस्ट को हार्म हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मलेरिया जो है वो कौन करता है, प्लाज्मोडियम करता है। अब प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन के जो आरबीसीज है उनके अंदर रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम यहाँ पे ह्यूमन आरबीसी के अंदर रिप्रोडक्शन कर रहा है और वो रिलीज होने के लिए वो क्या करता है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके वो बाहर आ जाते हैं उसमें से। तो यहाँ पे जब वो आरबीसी से रिलीज होंगे पैरासाइट, तब होस्ट को हार्म होगा। कैसे? होस्ट को चिल, फीवर, ऐसे सारे सिम्टम्स दिखेंगे। तो प्लाज्मोडियम अपना रिप्रोडक्शन कर रहा था और उसके लिए उसने आरबीसी को डिस्ट्रॉय करा, जिसकी वजह से होस्ट को हार्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पैरासाइट का इंटेंशन ये नहीं था कि होस्ट को हार्म करना, बट वो अपना रिप्रोडक्शन और अपनी प्रोसेस कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है। उन सब वजह से क्या होता है कि होस्ट को हार्म हो जाता है। दूसरा है होस्ट फाइट बैक। अब होस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि पैरासाइट उसके ऊपर रहे, ठीक है। तो उसकी वजह से होस्ट क्या करेगा, अपनी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा या तो अपना डिफेंस बढ़ा देगा, और जिसकी वजह से पैरासाइट को भी उसको ओवरकम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि होस्ट चाहता नहीं है कि पैरासाइट उसके ऊपर रहे, और तो होस्ट के ऊपर उसको रह के न्यूट्रिशन लेने हैं, रिप्रोडक्शन करना है।
तो इट्स ऑब्वियस है वो ये डिफेंस मैकेनिज्म को ओवरकम करेगा तो ही ये चीज़ कर पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्म होगा ना होस्ट को, ठीक है, क्योंकि होस्ट ने अपनी इम्यून सिस्टम वगैरह स्ट्रॉन्ग करी, तो उसको डिफेंस करने के लिए पैरासाइट को भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा जो होस्ट को ज़्यादा हार्म करेगा। नेक्स्ट है हार्म हेल्प पैरासाइट टू स्प्रेड। अब कभी कभी पैरासाइट हमको हार्म करेगा, वो पैरासाइट के फ़ायदे में रहता है कि वो स्प्रेड होता है, जैसे कफिंग, स्नीजिंग, डायरिया, उससे पैरासाइट एक होस्ट से दूसरे होस्ट में मूव कर सकता है। तो ऐसे देखने जाए तो ये हार्म करना पैरासाइट के पॉजिटिव पार्ट है, मतलब पैरासाइट को इससे एडवांटेज हुआ। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि पैरासाइट का मेन गोल हमको हार्म करना नहीं है, बट उसकी जो एक्टिविटी है उसकी वजह से होस्ट को हार्म हो सकता है, प्लस ये जो हार्मिंग है उससे कभी कभी पैरासाइट है वो स्प्रेड हो सकता है। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हार्मलेस पैरासाइट बनना मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट है, अभी तक हमने जितना भी पैरासाइट के बारे में पढ़ा है उसके बेसिस पे और इसका तुम स्टडी करके इसका आंसर दो कि फीमेल मॉस्किटो इज़ नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट। फीमेल मॉस्किटो जो है वो हमारा ब्लड ही फीड करती है, ठीक है, फिर भी उसको हम पैरासाइट में कंसिडर नहीं करते हैं। वाई?